नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। लगातार दर्शक कह रहे थे कि बिहार की राजनीति को लेकर अक्सर आप खबरें दिखाते हैं, अंदर क्या कुछ चल रहा है, इस पर आखिर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल हैपनिंग क्या हो रहा है, इस पर कुछ चीजें जो है वो भी आनी चाहिए। तो दर्शकों की डिमांड पर बिहार राजनीति के अंदर की बात हम लेकर आए हैं इंद्रमोहन के साथ। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे कि आखिर बिहार राजनीति के वो 2-3 ऐसे मसले हैं जो लगातार बार बार मीडिया में आते हैं, खबरें बनती है लेकिन फिर से वो गौन हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से मसले लगातार दर्शक कमेंट करते हैं। हम लाइव किसी और चीज पे कर रहे होते, दर्शक नीचे कमेंट करते हैं, भाई सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का क्या होगा, भाई मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कब होगी। इसी सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। इंद्रमोहन, पहला सवाल शुरू करते हैं। 2024 का चुनावी साल है, बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से हैपनिंग हुई, बिहार में जातीय जनगणना की बात हुई और उसके डेटा को प्रकाशित कर दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसको कराने की मांग कर रही है। मतलब जो पटकथा बिहार में लिखी गई, कमोबेश राजनीति भी अब उसी ओर जा रही है। इसीलिए लालू प्रसाद लगातार बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार बयान दे रहे हैं और अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। बिल्कुल, बिहार की अगर अभी राजनीति की बात करें तो लगता है कि बिहार में सब कुछ शांत है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां पर हलचल ज्यादा दिख रही है। बड़े नेताओं से मतलब कि बीजेपी के बड़े नेता हों या फिर इंडिया गठबंधन के नेता भी कहें तो कांग्रेस, क्योंकि इन 5 राज्यों में कांग्रेस का स्टेक सबसे ज्यादा है, तो राहुल गांधी और तमाम नेता उधर व्यस्त दिख रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति की अंदर की लगता है कि यहां सब कुछ शांत हो गया। अब इस शांत होने के पीछे की बड़ी वजह है, यह कहा जाए कि क्या ये किसी तूफान के पहले की शांति है या फिर यहां अब धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम रखा जाएगा। सिलसिलेवार ढंग से अगर आपको बताऊं तो बिहार में जो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बड़े दिग्गज नेता एक साथ हैं। किसी समय में इन्होंने चुनाव में मिलकर, एक साथ मिलकर इन्होंने चाणक्य कहे जाने वाले, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले, जिसे कहा जा रहा था कि इस जोड़ी को कोई हराएगा नहीं, अमित शाह और मोदी की जोड़ी, उस जोड़ी को भी बिहार में सबक इन दोनों नेताओं ने सिखाया। अब फिर से एक बार साथ। इस बार बड़ी बात है कि इंडिया के बैनर तले साथ हैं, इंडिया गठबंधन जो नाम दिया गया है, जिसकी मुहिम की शुरुआत नीतीश कुमार ने की। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या यह मुहिम अब शांत हो गया है? क्या इसमें से नीतीश कुमार पीछे हट गए? क्या लालू यादव आगे बढ़ गए? क्या कांग्रेस एक बड़े अम्ब्रेला के तौर पर आ गई है और उसके नीचे ये छोटी छोटी पार्टियां आ रही है? लेकिन अगर आप अंदर की बात माने तो नीतीश कुमार बड़े घाघ राजनेता है। जो भी नीतीश कुमार को नजदीक से जानता है या जिसने भी बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखा है, वो ये बात भली भांति जानते हैं कि नीतीश कब क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश वो काम जरूर करेंगे जिससे उनकी पार्टी को फायदा जरूर हो या उनके इमेज को फायदा जरूर मिले। अटेंशन का भी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार देखिए मतलब कभी लालू प्रसाद जब आगे हो जाते हैं, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है, अचानक से नीतीश कुमार एक पासा फेंकते हैं और जातीय जनगणना का जो डेटा है वो सामने आ जाता है और नीतीश कुमार की पीठ जो है वो थपथपाई जाने लगती है। राहुल गांधी तक उनकी तारीफ कर देते हैं। मास्टर स्ट्रोक मानते हैं इसे आप? बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के लिए क्या, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। चुनाव से पहले जाति जनगणना का सर्वे आना, इससे बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो एक तरीके से गौन हो गए। जैसे बेरोजगारी पर कोई सवाल नहीं आ रहा कि क्या चुनाव में बेरोजगारी का सवाल होगा, क्योंकि ये दोनों दलों के लिए, मतलब दोनों गठबंधनों के लिए बड़ा मुफीद है। क्योंकि जिन राज्यों में उनका सवाल है, अगर ये मुद्दा उठता तो उन राज्यों के सरकारों से भी पूछा जाता। लेकिन जैसे ही आप जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सामने लाते हैं तो ये मुद्दे गौन हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात, आप भले ही लाख पढ़ लें, लाख बाहर रहें, आप कहें कि आपने अब आप मॉडर्न सोसाइटी के इन सब चीजों से काफी आगे निकल गए हैं, लेकिन जो बिहार में रहने वाला वोटर है उसके लिए अभी भी जातियां बहुत मायने रखती है। इसका उदाहरण मैं ऐसे आपको बता सकता हूं कि आप बिहार तक पे तमाम चौपाल देखिए, पब्लिक ओपिनियन जो हमने जातियों की हमने मंगाए वो सब देखे जा रहे हैं, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। यहां तक कि जिन जातियों के भी नंबर आए सबने उस पर अपने अपने सवाल लिखे। यादवों तक ने कह दिया कि उन्हें ठीक से गिना नहीं गया, उनका नंबर और ज्यादा हो सकता है। जो जातियां कम आई उन्होंने तो सवाल उठाए। ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक जरूर है, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे लालू यादव का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये दोनों नेता मिलकर कांग्रेस की छवि को बिहार में कम करेंगे, और इस छवि के कम होने से क्या जो
नेशनल स्तर है, जो राष्ट्रीय फलक है, उस पर नीतीश कुमार छाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल होता है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पे, जातीय जनगणना पे तो हमने बात की और 2024 के रोड मैप पे बात की। अक्सर जब भी हम देखते होंगे, आप भी कोई खबर करते हैं या हम भी खबर करते हैं, तो दर्शक कमेंट करते हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी के जो मतलब अध्यक्ष हैं अभी बिहार में, लगातार वो ये कहते हैं कि भाई अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सवाल उनका खत्म होता नहीं, महीने दर महीने, ये लगातार 6 महीने से अब विस्तार होगा, तब विस्तार होगा, कैबिनेट का विस्तार 6 महीने नहीं, 3 महीने इसको हुए हैं। जब पहली मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद से ये बात चर्चा शुरू हुई। राहुल गांधी ने लालू यादव को कहा था, नीतीश कुमार को कहा था कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार करिए, जिसमें कांग्रेस के हिस्से से मंत्री बनाए जाएं। ये समझाइए कि कांग्रेस का दबाव काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं, कांग्रेस का दबाव काम कर रहा है, कांग्रेस का दबाव काम कर रहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि मुफीद समय नहीं है, और जो जाति के आंकड़े आ गए हैं, इसने इस पेच को फंसा दिया। दरअसल इसमें अब आप इसे ऐसे देखिए कि जो मंत्री बनने का कोटा है, वो कोटा से बनेगा मंत्री कौन? आरजेडी में जो मंत्री बनेंगे वो सवर्ण होंगे, जो कांग्रेस से मंत्री बनेंगे वो भी सवर्ण होंगे, और यहीं पर बात फंस गई, क्योंकि जातीय आंकड़े आए और इन आंकड़ों ने यह बताया कि सवर्ण जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी इतनी भागीदारी में तो ये फिट नहीं बैठते। तो फिर नाराजगी कोई नेता मोल कैसे ले सकता है? यहां पर एक बात, कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगी? जो पहले नाम दिए जा रहे थे, जिस नामों की चर्चा थी, उस पर अब कांग्रेस, जैसे अभी राहुल गांधी नहीं, इसमें एक बड़ा सवाल है। हाँ। अगर कांग्रेस को यह स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी अभी, तो दिक्कत यह भी है कि पिछले कई सालों से बिहार में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, प्रदेश अध्यक्ष कौन रहा, किस जाति के पास रहा? कोशिश तो उन्होंने अभी भी की। अभी भी अखिलेश सिंह किस जाति से आते हैं? बिल्कुल, जिनको मंत्री बनाना है, यहां तक कि आप अगर देखें कि विधानसभा में उनका नेता कौन, उन्होंने विधान परिषद में उनका नेता कौन, विधानसभा के नेता को उन्होंने जरूर बदल दिया हो, अजीत शर्मा की जगह अब जो है मुस्लिम नाम को लेकर सामने आए। लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर इस दाव से तो वो खुद भी घिर रहे हैं कि किसे मौका दिया जाए और किसे नाराज किया जाए, क्योंकि कोई भी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। सवर्ण वोट बैंक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। आरजेडी यही नहीं करना चाहती। आरजेडी यह सोच रही है कि बड़े मुश्किल से उसने पार्टी को A to Z में किया। A to Z में करने के बावजूद, हालांकि उसके लिए ये वोटिंग परसेंटेज बहुत मायने नहीं रखते, क्योंकि उनका जो अभी का समीकरण है, जो जातीय आंकड़े आए हैं, इससे वो चुनाव जीतते, बड़े आसानी से चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं, जब उनके साथ अगर जेडीयू भी मिल जाए। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता उसकी तरफ आया हुआ वोट बैंक खिसक के किसी और की तरफ चला जाए। इंद्र मोहन, इस चूंकि हम जब ये बात अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों से ये भी कहेंगे कि आप कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए, और अगले शो में हम आपके कमेंट से जो सवाल होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लेकिन एक सवाल और निकल करके सामने आ रहा है और लगातार दर्शक पूछते रहते हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे सुलझेगा? देखिए, लेफ्ट की पार्टियां कह रही है कि 9 सीट से कम भाई हम मानेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो काम होता नहीं हम करा लेते हैं। भाई जब आप 9 सीट कांग्रेस पार्टी कह रही है, 9 सीट लेफ्ट पार्टी कह रही है, तो बाकी नीतीश कुमार और आरजेडी किधर जाएंगे? देखिए, लालू यादव अक्सर अपने भाषणों में एक बड़ा प्रचलित अपने यहाँ कहें कि लोकोक्ति है कि घोघो रानी कितना पानी, तो वो पानी नाप रहे हैं बिहार का। 40 सीटें हैं और 40 सीटों को फिलहाल नापा तौला जा रहा है। इस 40 सीट में एक बात तो तय है कि नुकसान किसी भी कीमत में आरजेडी का नहीं होगा, नुकसान किसी भी कीमत में लेफ्ट के दलों का नहीं होगा, नुकसान किसी भी कीमत में कांग्रेस का शायद नहीं हो। अगर किसी का बिहार में इस इंडिया गठबंधन के तहत नुकसान होगा तो वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का होगा। तो क्या नीतीश कुमार अपनी 16 सीटों के साथ कोई गुंजाइश छोड़ेंगे? उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है, चूंकि लालू यादव और नीतीश की लगातार मुलाकात हो रही है, ये चूंकि हमारे पास लगातार जो हमारे दूसरे चैनल है उसके मंच पर जितने भी नेता है वो कह रहे हैं कि भाई बातचीत हो रही है और वहां की लोकल पार्टियां ही उसमें बातचीत कर रही है। लोकल बड़ी पार्टी जेडीयू और आरजेडी ये तय करेंगे कि पार्टी में सीटें कैसे बटेंगी, इन 40 सीटों का हिसाब किताब क्या होगा। तो क्या अगर दोनों पार्टियां मिलकर के तय कर लेंगे, जेडीयू और आरजेडी? इसमें दूसरी पार्टी अपनी मांग रखेगी, लेकिन बड़ी भूमिका ये दो पार्टियों की ही होगी जो अभी तक की बातचीत से लग रहा है, क्योंकि बाकी तमाम नेता किस तरह से बातचीत कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, या वो मीडिया का इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी बात पहुंचाते हैं इन नेताओं तक कि हमने 9 पार्टियों की मांग की। वरना आप देखिए
कि अखिलेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों ये बात बोलते हैं कि जितनी सीटों पर वो पिछली बार लड़े थे कम से कम उतनी सीटें चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है, बिहार में हमने पार्टी को मजबूत किया है। इसका मतलब है कि उनसे अभी भी बातचीत बिहार के स्तर पर नहीं हो रही। या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी ये कांग्रेस आला कमान तय करेगी, इसमें राज्य स्तर के नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही मुझे लग रहा है कि लेफ्ट के दलों के साथ भी है। अब बड़ा सवाल कि ये बटेगी कैसे। 40 सीटें हैं, जेडीयू ने साफ कह दिया है कि वो जीती हुई 16 सीटें छोड़ेगी नहीं, 16 पे वही लड़ेगी। आरजेडी ने एक तरह से ये संकेत दिए हैं कि हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं, नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, जो लालू यादव ने कहा था। लेकिन राहुल गांधी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। राहुल तो अभी आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने यह साफ कह दिया है कि उनकी ना तो पीएम पद की तरफ दावेदारी होगी, ना ही कोई महत्वपूर्ण पद। तो ऐसे में आगे बढ़ेगा कौन, इस पर भी अभी संशय है। तो फिर जब कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा तो लालू यादव अपनी तरफ से क्यों नुकसान सह लें। वो भी 16 से कम पर चुनाव लड़ेंगे नहीं। 32 सीटें ऐसे ही हो गई। इसके बाद बची 8 सीटें। 8 सीटों में घटक दल हैं 4, 3 लेफ्ट की पार्टी, 1 कांग्रेस। इसके अलावा भी इधर उधर वो जो है कहते हैं ना मछली फांसने के लिए कांटा फेंका जा रहा है। पप्पू यादव की चर्चा है, मुकेश सहनी की चर्चा है कि कोई इधर आ जाए उसे भी चुनाव लड़ाया जाए। 8 में से ये सीटें बटेंगी 6। अब आप जोड़ लीजिए कि 1.25 सीटों पर कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेगी। अब बड़ी बात है ये कि अगर कांग्रेस को 1 में जीती हुई है, इसके अलावा 3 सीटें और दे दी जाए तो लेफ्ट भी वहां पर 3 सीटों की मांग करेगी, क्योंकि उनके विधायकों की संख्या उस हिसाब से ज्यादा है, बराबर है। तो अगर उनके विधायक लड़ेंगे चुनाव 3 सीटों पर तो 3-3 6 सीटें ऐसे ही बराबर हो जाएगी। लेकिन ये बिहार के पार्टियां ये नहीं चाहेगी कि 2 बड़ी पार्टियां ये नहीं चाहेगी कि बिहार के अंदर अब चौथी या 5वीं किसी पार्टी का उदय हो जाए। ठीक है। उदय होने को रोकने के लिए भी वो इस पर अभी सीट का पूरा मंथन फंसा हुआ है। एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि अभी इन दोनों नेताओं के बीच 8 या 9 राउंड की ही मुलाकात हुई है। जब लालू जाते हैं नीतीश के पास, नीतीश आते हैं लालू के पास, ये 40 मुलाकातें होंगी, तब भी शायद जाके निचोड़ निकल कर आए कि आखिर पार्टी में सीटें बटेगी कैसे इंडिया गठबंधन के। तो क्या ये मुलाकात एक बहाना है और सीट का क्या कुछ फॉर्मूला निकल कर आता है सामने, ये देखने वाली बात होगी। इन 3 सवालों पर हमने ये बातचीत की। आगे हम आपके साथ जरूर जुड़ते रहेंगे और दर्शकों से खास अपील है कि आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि बिहार राजनीति में क्या कुछ चल रहा है आपकी नजरों में, वो भी हम सवाल लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिहार के अंदर की बात में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।